हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। शर्त ये है कि आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। मैं इसका मीनिंग, इसके एग्जांपल्स, इसका प्रोसेस सब कुछ A to Z बताने वाली हूँ आपको फैक्टर एनालिसिस के बारे में। ठीक है बच्चों, नाम से ही आपको पता लग रहा है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, हम बहुत सारे फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब कैसे करते हैं, कब करते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम आपको पता लग गया है। देखो, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम ना पैटर्न्स निकालते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि पैटर्न्स निकालते हैं या रिलेशनशिप निकालते हैं। देखो, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ। आपके पास आपके रिसर्च में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, सोर्स ऑफ इनकम। ये सारे आपने अपनी स्टडी में वेरिएबल्स ले रखे हैं। अब आपको इस ऐसे ही बहुत सारे और वेरिएबल्स हैं आपके पास। अब आपको ना इनको रिड्यूस करना है। मतलब ऐसा है कि आपके पास 20-25 वेरिएबल्स है और आपको सिर्फ इनको 10 या 12 में रिड्यूस करना है। तो आप क्या करोगे, तो आप फैक्टर्स बनाओगे। वो कैसे, जैसे देखो, हाइट और वेट है, इसके लिए आप एक फैक्टर बना सकते हो साइज। अब साइज में आपका हाइट भी आ गया और आपका वेट भी आ गया। ठीक है, अब आपके पास ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, सोर्स ऑफ इनकम है। इसको आप क्या किस में डाल सकते हो, सोशल स्टेटस के अंदर डाल सकते हो। तो ये जो वेरिएबल्स है, मतलब हमने किया क्या इसमें, हमने अपने 2-3 वेरिएबल्स को क्या कर दिया, एक हेडिंग दे दी। उसी हेडिंग को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो आपके पास यहाँ बहुत सारे वेरिएबल्स थे, 3-4-5, और आपने क्या किया, उनको एक हेडिंग दे दी, जिसको हमने, जैसे हाइट और वेट को क्या हेडिंग दे दी, साइज, और ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, सोर्स ऑफ इनकम को आपने क्या हेडिंग दे दी, सोशल स्टेटस। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने बहुत सारे वेरिएबल्स को रिड्यूस कर देते हैं और रिड्यूस करके एक हेडिंग दे देते हैं जिसका नाम होता है फैक्टर। तो अब आप इसको पढ़ो, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू एग्जामिन द अंडरलाइंग पैटर्न्स। अब जैसे हमने साइज में हाइट और वेट का पैटर्न निकाला, हम रिलेशनशिप देखते हैं। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि इट इज़ अ डाटा रिडक्शन एंड समराइजेशन टेक्निक। मैंने आपको बताया यू हैव लॉट ऑफ वेरिएबल्स एंड यू नीड टू रिड्यूस देम इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारे पास एक वेरिएबल 1 है, ये वेरिएबल 2 है, ये वेरिएबल 3 है। इन तीनों को मिला के आपने क्या कर दिया, एक फैक्टर बना दिया। ऐसे ही हमारे पास वी हैव, आई गेस मुझे इसकी नेब थोड़ी सी पतली कर लेनी चाहिए, बट आई डोंट नो हाउ टू डू इट। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास है, और यहाँ पे हमारे पास है एक और वेरिएबल 4, वेरिएबल 5, इनको मिला के हमने दूसरा फैक्टर बना दिया। तो हो सकता है अब हमारे पास यहाँ 10 है, वेरिएबल 13 है, यहाँ 12 है, इन तीनों को मिला के हमने एक और फैक्टर बना दिया। यहाँ हमारे वेरिएबल 6 है, 7 है, यहाँ पे 14 है, 15 है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम एक 3-4 वेरिएबल्स या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स को मिला के एक छोटी सी हेडिंग दे देते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फैक्टर्स। तो इट इज़ अ डाटा रिडक्शन एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। आप क्या करते हो, बहुत सारे वेरिएबल्स में से फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हो। अब जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे भी मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है ताकि आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए। एग्रेशन एंड फियर ऑफ डेथ, तो ये किसके अंदर आ जाता है, ये आपका सिक्योरिटी के अंदर आ गया। अब लोनलीनेस एंड सेंस ऑफ लॉस, ये किसके अंदर आ गया, अटैचमेंट के अंदर आ गया। तो आप क्या करते हो, वेरिएबल्स को समराइज करके यू गिव देम द हेडिंग दैट आर कॉल्ड फैक्टर्स। ठीक है, तो अब इसमें अगर मैं आपको सम अप करके बताऊं, what you do is you identify the underlying structure of the data। बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या है डाटा का, वो किस चीज़ के अंदर आएगा, वो चीज़ आप निकालते हो। आप एग्जामिन द सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग द सेट ऑफ ऑब्जर्व वेरिएबल्स। मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट, मतलब उनके अंदर कोरिलेशन कितना है। अगर जो वेरिएबल्स के पास मतलब एक जैसा एक कोरिलेटेड है, तो उनके क्या बनते हैं, आसानी से हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं। हम एक कॉमन कॉमैलिटी, सॉरी आई डोंट नो, ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है। तो हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली डाटा रिडक्शन करते हैं और क्या करते हैं, समराइजेशन करते हैं, स्ट्रक्चर्स को निकालते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो वेरिएबल्स है इनके बीच में हमारी इंटरडिपेंडेंस कितनी है। ठीक है, अब टाइप ऑफ फैक्टर एनालिसिस हमारे 2 होते हैं। आज हम सिर्फ एक्सप्लोरेटरी की बात करेंगे, एक्सप्लोरेटरी एंड कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। अगर आप लोग चाहते हो कि आई शुड मेक वन मोर वीडियो ऑन कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, प्लीज़ जो है मुझे मैसेज करके बता दीजिए। ठीक है, सो दैट्स इट। अब हमारे पास ना एक पूरा प्रोसेस है।
एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस का हमारे पास आई गेस इनविजिबल राइट। तो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस का हमारे पास पूरा एक प्रोसेस है जिसमें हमारा होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन and construction and examination of correlation metrics and selection of appropriate factoring technique, check the model fit, where is minus, हाँ check the model fit, okay sorry। तो इसमें हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा EFA के प्रोसेस में सबसे पहले हमारा आता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, फिर आता है कंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स, उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट फैक्टरिंग टेक्निक, उसके बाद द डिसीजन। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या होता है, तो मैं अगर आपको इसको रीड करके बताऊंगी ना तो यू वोंट अंडरस्टैंड इट। तो मैं आपको ना एक एक करके पूरे स्टेप्स की तरफ ही ले चलती हूँ। सबसे पहला है EFA में प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज यू हैव टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम ऑफ द फैक्टर एनालिसिस, मतलब आपको अपनी जो वेरिएबल्स हैं उनको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। अब वेरिएबल्स को लिस्ट डाउन आप कहाँ से कर सकते हो, आइदर यू कैन टेक द हेल्प ऑफ प्रीवियस लिटरेचर, ठीक है, आइदर यू कैन either you can write it down from your experience or you can take the help of other person who is an expert or an executive in the field. So basically you have to formulate a problem for factor analysis. इसके लिए आपको बहुत सारे वेरिएबल्स लिस्ट डाउन करने पड़ते हैं। अब वो कहाँ से आप लिस्ट करोगे, लिटरेचर में से ले सकते हो, एक्सपीरियंस से ले सकते हो, ठीक है। आपने बहुत सारे वेरिएबल्स ले लिए, अब उन वेरिएबल्स में से आपको एक कॉमन लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स सेलेक्ट करना है, जिनको हम क्या करेंगे, उन वेरिएबल्स को उनके कॉमन चीज़ों के बेसिस में फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये जो है आपके वेरिएबल्स दैट शुड बी मेजर्ड ऑन इंटरवल और रेशियो स्केल। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके वेरिएबल्स जो हैं वो इंटरवल और रेशियो स्केल के ऊपर नहीं है तो आप नहीं लगा सकते, EFA नहीं लगा सकते हैं। और आपका जो सैम्पल साइज़ है 4-5 गुना ज़्यादा होना चाहिए आपके वेरिएबल से। सपोज़ आप 7 स्टेटमेंट्स या 8 स्टेटमेंट्स अपनी स्टडी में ले रहे हैं तो आपके 4-5 गुना जो है ज़्यादा वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। आप अगर 4-5 वेरिएबल्स ले रहे हैं तो उसके 4 to 5 टाइम्स आपके पास सैम्पल होना चाहिए। तो मान लो अगर आप 10 वेरिएबल्स ले रहे हैं अपनी स्टडी में तो कम से कम आपके पास जो सैम्पल साइज़ है आपका 4 या 5 गुना ज़्यादा उससे बड़ा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका इंटरवल, सारी स्टेटमेंट को आप इंटरवल या रेशियो स्केल पे रिकॉर्ड करोगे। दूसरा क्या है, योर सैम्पल साइज शुड बी 4-5 टाइम्स देन योर आई एम सो सॉरी, ओके। सो योर फर्स्ट स्टेप वाज टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। अब आप फॉर्मुलेट करने के लिए यू हैव टू लिस्ट डाउन द वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स यू विल टेक फ्रॉम द लिटरेचर, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, और you have to find out the common essence between these variables. दूसरा आपका स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स। अब देखो कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है कोरिलेशन मैट्रिक्स, सॉरी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आपका, आपने ये पढ़ा होगा। तो आप इसमें क्या देखते हो, यू चेक कि आपका कोरिलेशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर आपका जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। अभी कैसे देखते हो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखो ये जो आपकी फैक्टर एनालिसिस है ना, ये जो आपकी कंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स है, ये आपका इनिशियल स्टेज है फैक्टर एनालिसिस का, ठीक है। ये आपको क्लू देता है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि क्या आपका फैक्टर एनालिसिस हो सकता है, क्या इन सारे वेरिएबल्स में से आप फैक्टर ड्रॉ आउट कर सकते हैं, क्या ये जो सारे वेरिएबल्स हैं इनके बीच में कहीं ना कहीं कोरिलेशन है कि नहीं है। अब ये कैसे पता लगेगा, देखो उसके लिए हमारे पास 2 मेजर्स होते हैं। सबसे पहला है KMO मेजर ऑफ सैम्पल एडिक्वेसी, ठीक है, सबसे पहला है KMO मेजर ऑफ सैम्पल एडिक्वेसी, और दूसरा हमारे पास है बार्लेट टेस्ट ऑफ स्पेसिसिटी। तो ये दोनों हम यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा जो डाटा है वो एप्रोप्रिएट है फैक्टर्स निकालने के लिए कि नहीं है। तो देखो KMO की वैल्यू अगर आपकी 0.90 से ऊपर है देन इट इज़ मार्वलस, यस आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। 0.90 से और 0.8 और 0.90 के बीच में है देन इट इज़ मेरिटोरियस, देन ऑल्सो यू कैन प्रोसीड। 0.7 और 0.8 के बीच में तो एवरेज है, 6 और 7 के बीच में तो मीडियोकर है, और अगर बिल्कुल आपकी 5 से कम चली जाती है या 5 या 6 के बीच में आती है तो टेरिबल है, अनएक्सेप्टेबल है। देखो जो एक्सेप्टेबल रेंज होती है ना, जर्नली वो जो है लाई करती है 0.7 से 0.8 के बीच में,
ठीक है, और अगर उससे ऊपर है तो ज़्यादा अच्छा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके रिजल्ट में, मान लो जैसे मैंने अब रिजल्ट की एक कॉपी भी एक पिक्चर भी लगा रखी है, कि अगर आपका जो KMO है, इसको हम बोलते हैं KMO, केशर मायर ऑकलैंड मेजर ऑफ सैम्पल एडिक्वेसी, इसमें आपकी वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 0.853। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सैम्पल है वो एडिक्वेट है और आप आगे डाटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, फैक्टर एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट किया। दूसरा स्टेप क्या था, अब ये कंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स। अब इसमें देखो पहली चीज़ तो समझ आ गई आपको कि आपको KMO का मेजर देखना है, जिसमें आपको ये देखना है आपकी वैल्यू जनरली 0.7 से ऊपर आ रही है तो आपका जो सैम्पल है वो एडिक्वेट है। दूसरा हमारा होता है बार्लेट टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी। नाउ बार्लेट टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी हमारा ये चेक करता है कोरिलेशन मैट्रिक्स इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नॉट। ठीक है, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो मतलब आपका जो सैम्पल है या आपका जो डाटा है दैट इज़ नॉट एडिक्वेट, और वो जो है उसमें आप EFA परफॉर्म नहीं कर सकते। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने को बताया, जब डायगोनल में आपके रिजल्ट में ऐसे 1 फॉर्म हो रहा है और सारी वैल्यू 0 हैं तो आपका वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो बार्लेट टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी हमें यही, अब जिसको नहीं समझ आ रहा वो सिर्फ इतनी सी सिंपल चीज़ समझ लो, KMO है, KMO की वैल्यू 0.7 से ज़्यादा है तो आप आगे बढ़ जाइए। और बार्लेट टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी में इफ़ द P वैल्यू फ्रॉम बार्लेट टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी इज़ लोअर देन आर चूजन सिग्निफिकेंस लेवल, मतलब आपने जो भी सिग्निफिकेंस लेवल चूज़ किया है 0.10, 0.05 और मतलब जो भी आपका 95% ले रहे हो, आप 90% ले रहे हो, 99% ले रहे हो, जो भी आप सिग्निफिकेंस लेवल ले रहे हो, अगर आपकी P वैल्यू जो है इससे लोअर आ रही है तो मतलब आप जो है आगे बढ़ सकते हो। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो अभी तक आपको क्या समझ आया, पहला यू हैव टू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम, वेरिएबल्स की लिस्ट निकालो। वेरिएबल्स की लिस्ट निकालने के बाद कहाँ से निकालोगे, लिटरेचर से निकालोगे, एक्सपर्ट व्यू से निकालोगे, या फिर जो है आप एक्सपीरियंस से निकालोगे। वेरिएबल्स की लिस्ट निकालने के बाद आप इंटरवल और रेशियो स्केल पे उनको मेजर करोगे। आपका सैंपल 4-5 गुना ज़्यादा होना चाहिए आपके वेरिएबल से। दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स। इसमें आपको 2 चीज़ें देखनी है, KMO मेजर और बार्लेट टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी। KMO मेजर में 0.7 से आपकी ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए और बार्लेट टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी में आपकी जो P वैल्यू है वो आपके सिग्निफिकेंस लेवल से कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर ये दोनों सिचुएशन टिक है तो मतलब आप डाटा रिडक्शन के लिए, समराइजेशन के लिए, वेरिएबल्स में से फैक्टर निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ठीक है, अब ये करने के बाद आई होप आपको समझ आया है। नहीं आया तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं कुछ और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। EFA में हमारे 2 स्टेप हो गए हैं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स। अब तीसरा जो हमारा मेथड है, तीसरा हमारा जो मेथड है उसमें व्हाट वी डू इज़ सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फैक्टरिंग टेक्निक। मतलब हमारे पास ना बहुत सारी फैक्टरिंग टेक्निक होती है। अब आपको ये तो समझ आ गया, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गई, आपको ये पता लग गया आपका डाटा अप्रोप्रिएट है, रिडक्शन के लिए नहीं है। उसके बाद आप देखोगे भाई ये जो वेरिएबल्स हैं इनके भी तो फैक्टर निकालने हैं ना आपको। अब ये फैक्टर निकालने के लिए आपके पास जो है एक टेक्निक यूज़ होती है, जैसे प्रिंसिपल एक्सेस टेक्निक या प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो सबसे जो कॉमन टेक्निक होती है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, वो यूज़ होती है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस। इसमें हमारा क्या होता है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल के आए मैक्सिमम वेरिएंस के साथ। मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स विद हमारा क्या मेन मकसद होता है इसमें कि हम अपने जो लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उनको रिड्यूस करके वी जस्ट लिमिट देम टू लिमिटेड फैक्टर्स, और उन मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स में हमारे मैक्सिमम वेरिएंस आए। मतलब कि उनके बीच का देखो आपस में तो उन फैक्टर्स में कोरिलेशन होना चाहिए, मतलब आपस में जो वेरिएबल्स हैं जिनसे फैक्टर बने हैं उनमें कोरिलेशन होना चाहिए, बट लेकिन जो आपके एक्चुअली में फैक्टर्स बन के आए हैं वो अनकोरिलेटेड होने चाहिए। आई होप आपको समझ में आया है। जो ऑब्टेन फैक्टर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, so the main factoring technique that is used that is called principal component analysis. The main aim is to reduce large number of variables into limited factors. Then we try to take out the minimum factors that have maximum variance, और इन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब देखो 3 स्टेप हमारे हो चुके हैं। सबसे पहला था प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बाद वी हैव
कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कोरिलेशन मैट्रिक्स, जिसमें हम KMO और बार्ली टेस्ट ऑफ स्पेसिटी देखते हैं। तीसरा हमारा है सिलेक्शन ऑफ अ एप्रोप्रिएट फैक्टरिंग टेक्निक। अब जो ये फैक्टरिंग टेक्निक है इसमें हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का यूज़ करते हैं और जो भी फैक्टर निकल के आते हैं उनको हम कहीं ना कहीं प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो अब क्या हो गया, यहाँ तक आपका ना फैक्टर्स निकल के आ गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको चूज़ करना है कि भाई कौन से फैक्टर्स आप एक्चुअली चूज़ कर अपने डाटा में रखना चाहते हो। अब आपको चूज़ करना है, जैसे आपके ना 10-12 फैक्टर्स निकल के आ गए, अब आपको चूज़ करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स एक्चुअली आप अपनी स्टडी के लिए आगे रखना चाहते हो, कौन कौन से फैक्टर्स आप अपनी स्टडी के लिए नहीं रखना चाहते हो। आपको ये चीज़ देखनी है। तो सबसे पहले है हमारा ईगन वैल्यू क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया है। अब आपके पास फैक्टर्स आ चुके हैं, आपको बस ये देखना है कौन कौन से फैक्टर्स आपको रखने हैं। उसके लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहला है ईगन वैल्यू, दूसरा है स्क्रीन प्लॉट और तीसरा है परसेंटेज ऑफ वेरिएंस क्राइटेरिया। देखो ईगन वैल्यू क्राइटेरिया इज़ वेरी सिंपल। अगर आपकी जो वैल्यू है, ईगन वैल्यू है, वो मोर देन 1 आती है, जिन जिन फैक्टर्स की ईगन वैल्यू मोर देन 1 आती है आप उन फैक्टर्स को रिटेन कर लो, ठीक है। ईगन वैल्यू जनरली वेरिएंस बताती है। अब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में उसके मतलब में मत घुसो, आप इतना सोच लो बस ईगन वैल्यू क्या है। इफ़ योर ईगन वैल्यू इज मोर देन 1 देन यू हैव टू रिटेन दैट फैक्टर, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद है स्क्रीन प्लॉट क्राइटेरिया। अब स्क्रीन प्लॉट क्राइटेरिया क्या होता है, बेसिकली ये एक शेप होता है, ग्राफ की तरह का कुछ होता है, जिसमें ये कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली ईगन वैल्यू और कंपोनेंट फैक्टर का। मैं आपको दिखा दूंगी अभी, आप घबराओ मत बिल्कुल भी। स्क्रीन प्लॉट क्राइटेरिया की शेप से आपको पता लग जाता है कौन से फैक्टर रखने हैं, कौन से फैक्टर नहीं रखने हैं, ठीक है। तीसरा है परसेंटेज ऑफ वेरिएंस क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि अगर कुमुलेटिव परसेंटेज जो है वो फैक्टर्स की 60 to 70% के बीच में है तो आप क्या करते हो, आप उनको जिनकी है उनको आप जो है रिटेन कर लो अपने उसमें क्या कहते हैं डाटा में। तो अब आप पहला स्टेप क्या था, यू हैव टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप क्या था कि आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें आपको KMO मेजर और आई गेस आपको बार्ली टेस्ट ऑफ स्पेसिटी देखना है। तीसरा है यू हैव टू सेलेक्ट अ फैक्टरिंग टेक्निक। चौथा है कौन कौन से फैक्टर बन गए हैं, अब कौन कौन से फैक्टर आपको रखने हैं। तो उसके लिए आपको बस 3 तरीके हैं। सबसे पहला है ईगन वैल्यू, दूसरा है स्क्रीन प्लॉट, तीसरा है परसेंटेज ऑफ वेरिएंस। नाउ ईगन वैल्यू इज इफ योर ईगन वैल्यू इज मोर देन 1 then retain the factor. Screen plot criteria, in the shape of the plot is used to determine that which factors to retain or not. Percentage क्या है, cumulative percentage 60 से 70 के बीच में आ रही है, retain the factors। अब थ्योरी तो समझ आ गई है, अब प्रैक्टिकली कैसे करें। देखो ये थोड़ा आपको धुंधली सी फोटो दिखेगी, इसमें आप देखो ये किसी चीज़ का रिजल्ट है, ईगन वैल्यू है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 आपके फैक्टर्स बन रहे हैं। तो ईगन वैल्यू 1 से ज़्यादा सिर्फ इसमें है 3.5 और यहाँ पे 2.200। तो यही दोनों फैक्टर्स हमें क्या करने हैं, रिटेन करने हैं। इनकी ईगन वैल्यू नहीं है 1 से ज़्यादा, इन फैक्टर्स को आप क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। सिर्फ आपको पहला और दूसरा फैक्टर जो है यहाँ पे रखना है। तीसरी चीज़, यहाँ पे जो टोटल क्युमुलेटिव परसेंटेज है दोनों फैक्टर्स की वो कितनी आ रही है, 82% आ रही है। इसका मतलब कि आप इन दोनों फैक्टर्स को रख सकते हो। तो आपने क्या करना है, जब भी आप SPSS में EF परफॉर्म करोगे तो आपका कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन करके एक चार्ट आएगा। उस चार्ट में से आपको ईगन वैल्यू देखनी है। ईगन वैल्यू आपकी 1 और 2 फैक्टर 1 से ज़्यादा है, इसको रख लो। इसमें जो है आपका वेरिएंस 82% से है तो आप रख लो इनको। अब स्क्रीन प्लॉट क्राइटेरिया कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें ना देखो यहाँ पे आइए, ईगन वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है एंड कंपोनेंट फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे देखो आपकी जो वैल्यू 1 से ज़्यादा है, जनरली ईगन वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे जो ये फैक्टर्स जो हैं रिटेन करने होते हैं स्क्रीन प्लॉट क्राइटेरिया में। जो ऊपर की साइड होते हैं ये आपको रिटेन करने होते हैं, और ये जो नीचे वाले फैक्टर है, आप तो देखो 1 और 2 सिर्फ यही फैक्टर्स आपको रिटेन करने हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये जो है आपका स्क्रीन प्लॉट क्राइटेरिया है। तो अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने EFA क्या होता है ये समझा, EFA का प्रोसेस समझा, जिसमें हमारा पहला स्टेप क्या था, वी हैव टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। दूसरा हमारा स्टेप क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कोरिलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा क्या था, तीसरा स्टेप मुझे ध्यान नहीं आ रहा, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हो गया, कोरिलेशन मैट्रिक्स हो गया, सिलेक्शन ऑफ अ एप्रोप्रिएट फैक्टरिंग टेक्निक। चौथा स्टेप क्या है कि आपको कौन से फैक्टर सेलेक्टिंग दी अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया की कौन सा फैक्टर आपको सेलेक्ट करना है। उसमें हमारे पास स्क्रीन प्लॉट, ईगन वैल्यू, क्युमुलेटिव परसेंटेज 3 मेथड होते हैं, ठीक है।
अब हमने जो है, हमें फैक्टर्स हमारे निकल चुके हैं, हमें ये समझ आ गया कौन कौन से फैक्टर्स हमें लेने हैं। इसके बाद क्या होता है ना कि हमें इंटरप्रेट भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम क्या करते हैं, जर्नल ना एसपीएसएस में रिजल्ट निकालना बहुत आसान होता है, उसको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हमारा स्टेज आ गया कि हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं, हमें उन फैक्टर्स को इंटरप्रेट करना है। तो देखो इसके लिए ना क्या होता है, फैक्टर रोटेशन यूज होता है। अब आप सोचोगे यार कहानी में ये कहाँ से आ गया फैक्टर रोटेशन, इगन वैल्यू, स्क्रीन प्लॉट क्राइटेरिया, नए नए शब्द है, समझ जाओगे धीरे धीरे। तो फैक्टर रोटेशन क्या होता है बेसिकली, इजी लैंग्वेज में बताऊँ ना, तो आपके जो नॉर्मल बिना रोटेशन के फैक्टर निकल के आते हैं ना, वो मैथमेटिकली तो करेक्ट होते हैं, बट नॉर्मल लोगों के लिए उसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, दे आर मैथमेटिकली करेक्ट बट वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। ठीक है, तो इसीलिए एक टेक्निक यूज होती है फैक्टर रोटेशन। अब फैक्टर रोटेशन में क्या होता है कि आपके जिन फैक्टर्स पे जैसे लोडिंग ज़्यादा है वो एक तरफ हो गए, जिन पे नहीं है वो एक तरफ हो गए। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, फैक्टर रोटेशन जो है आपके फैक्टर्स की इंटरप्रिटेशन को आसान बना देता है। जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अ रोटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज ओरिजिनल फैक्टर मे बी मैथमेटिकली करेक्ट बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट दीज फैक्टर्स। ओके, अंडरस्टूड कि मैथमेटिकली करेक्ट है बट इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है। दूसरा क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रोटेशन इज टू प्रोड्यूस अ रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। मतलब आपके लिए वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से वो सिंपल स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो एक फैक्टर की अगर एक हायर फैक्टर लोडिंग है उनको एक साइड कर देते हैं, लो फैक्टर लोडिंग है तो उसको दूसरी साइड कर देते हैं। कैसे करते हैं पिक्चर दिखाऊंगी मैं अभी, एसपीएसएस का रिजल्ट दिखाऊंगी, थोड़ी देर देखो। अभी इतना समझ आया ना, रोटेशन करते हैं तो इंटरप्रिटेशन आसान हो जाती है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी ईजियर टू। अब इसके बिना हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, वेरी मैक्स जैसे हमारे पास उसके बहुत सारे तरीके थे फैक्टरिंग टेक्निक के, ऐसे ही हमारे पास फैक्टर रोटेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है वेरी मैक्स। अब ना आप ये मत सोचना आपको कैसे परफॉर्म करना है, एसपीएसएस में बहुत आसान है। आपको बस सिलेक्ट करना होता है कि आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगाना चाहते हो, वेरी मैक्स लगाना चाहते हो, तो बाय जस्ट द क्लिक ऑफ द बटन्स आपका ये फेस निकल आता है। तो घबराना नहीं है, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगी इफ़ यू पीपल वांट। अब देखो कंपैरिजन के लिए ये है हमारे अनरोटेटेड फैक्टर लोडिंग्स। अब यहाँ पे ना आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार ये ना मिक्स हो रहा है सारा इसमें, ये मतलब ये जो है यहाँ पे ये पहला फैक्टर बन रहा है, दूसरा बन रहा है, तीसरा, चौथा, इसकी जो फैक्टर लोडिंग है वो इतनी है, इसकी इतनी है। तो अब ये जो रोटेटेड लोडिंग्स क्या करती हैं आपके लिए बहुत आसान बना देती हैं। जैसे आपको पता लग रहा है कि यार इस वाले में तो इन दोनों, ये दोनों इनकी लोडिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक साथ आ गए, इसमें ये इसकी लोडिंग ज़्यादा है, इसमें इसकी लोडिंग ज़्यादा है। तो ये बेसिकली फैक्टर रोटेशन आपके इंटरप्रिटेशन को आसान बना देता है, आपको बता देता है कौन से फैक्टर में कितनी लोडिंग ज़्यादा है। ठीक है, अब तक हमने क्या किया, सबसे पहले थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, रेड रेड हो गया। सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होती है। ठीक है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बाद हमारा होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कोरिलेशन मैट्रिक्स। कोरिलेशन मैट्रिक्स के बाद हम एप्रोप्रिएट टेक्निक सेलेक्ट करते हैं, जिसमें हमने कंपोनेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पढ़ा था। फिर हम देखते हैं विच फैक्टर्स टू रिटेन, जिसमें हमने स्क्रीन प्लॉट क्राइटेरिया एंड स्क्रीन प्लॉट क्राइटेरिया और आपका ये ईगन वैल्यू कुमुलेटिव परसेंटेज मेथड पढ़ा था। उसके बाद हमारा होता है ये हो गया। हम उसके बाद जो है विच फैक्टर्स टू रिटेन के बाद फाइनली हम देखते हैं उसका रोटेशन करते हैं। रोटेशन के बाद हम क्या करते हैं, सब्सटेंसिव इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब यार ये कहाँ से नया ट्विस्ट आ गया कहानी में, सब्सटेंसिव इंटरप्रिटेशन। देखो आपके पास ना बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे आपने पहली स्टेटमेंट में लिखा प्राइस इज़ इम्पोर्टेंट, ये आपकी स्टेटमेंट X1 है। दूसरा है आपकी कॉम्पिटिटर प्राइस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ये आपकी स्टेटमेंट नंबर 3 है। फिर है अफोर्डेबिलिटी इशू, मान लो ये स्टेटमेंट नंबर 7 है, X7। ठीक है, तो अब ये इनकी जो है ये एक साथ आ गई स्टेटमेंट्स ना, एक साथ जो है आ गई और एक ही वेरिएबल बना रही हैं। तो अब ये जो वेरिएबल X1, X3, X7 है वो एक ही जो है इन तीनों वेरिएबल्स का मिलके एक ही फैक्टर बन सकता है और वो प्राइस से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, या फिर आप स्टडी कर रहे हो कि जो क्वालिटी कौन से लोग देखते हैं, सस्ता कौन से लोग देखते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, तो इस वाले फैक्टर को हम नाम दे सकते हैं इकोनॉमिक सीकर्स, मतलब कि जो लोग सस्ता सामान देखते हैं, इस तरीके से जो बजट में सामान देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, क्वालिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड,
मान लो लेट मी चेंज द कलर। मान लो हमारा दूसरा फैक्टर है ये वाला, क्वालिटी कैन नॉट बी, ये है हमारा X2, ठीक है। गुड क्वालिटी तीसरी स्टेटमेंट है हमारी, गुड क्वालिटी है गुड ड्यूरेबिलिटी, ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 4 है। और ये सोशल इवेल्यूएशन ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 5 है। तो X2, X5 और X4 ये तीनों मिलके एक चीज़ हमें डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी सीकर्स, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, जो अब इन वाली अब ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी इसमें कोरिलेशन बैठ रहा था, प्राइस वाली स्टेटमेंट थी तीनों, उनमें कोरिलेशन बैठ रहा था ऊपर वाली में, इन तीनों नीचे वाली में क्वालिटी के लिए कोरिलेशन बैठ रहा था। तो आपने क्या किया, इसका एक फैक्टर बना दिया इकोनॉमिक्स सीकर, और इसका एक फैक्टर, मतलब आपको फैक्टर के नाम ना खुद ही देने होते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्क, जो भी आपको ठीक लगते हैं, रिसर्चर को ठीक लगते हैं, वही उसको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंसिव इंटरप्रिटेशन हो गई कि आपने इंटरप्रेट कर लिया यार ये फैक्टर एक साथ क्लब हो रहे हैं, ये सॉरी ये वेरिएबल्स एक साथ क्लब हो रहे हैं, इनका नाम ये वेरिएबल्स दे आर गेटिंग क्लब टुगेदर, इनका नाम ये। फिर उसके बाद आप लास्ट स्टेप होता है यू डिटरमाइन द फिटनेस ऑफ द मॉडल, इसके लिए आप रेजिडुअल कोरिलेशन लगाते हो और उसकी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा, हर एक किसी की जो वैल्यू है वो 0.5 से आई गेस कम ही आनी चाहिए, या इसमें हम बस फिटनेस की वी जस्ट चेक द फिटनेस ऑफ द मॉडल, जिसमें हम रेजिडुअल कोरिलेशन निकालते हैं। तो अब हमारा ये क्या था, पूरा प्रोसेस था। अब आपको ये पूरा प्रोसेस आई गेस आपको समझ में आएगा, अब आप इसको पूरा पढ़ते हो। तो सबसे पहला था प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, उसमें हमने क्या किया, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में 4 से 5 टाइम्स ज़्यादा हमारा सैम्पल साइज होना चाहिए, इंटरवल और रेशियो स्केल पे होना चाहिए। प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने के लिए वेरिएबल्स आप लिटरेचर में से ला सकते हो, एक्सपीरियंस में से ला सकते हो, एग्जीक्यूटिव मतलब एक्सपर्ट व्यू से ले सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए आप KMO मेजर देखते हो, KMO मेजर ऑफ सैम्पल एडिक्वेसी, जिसमें आपकी वैल्यू 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। बार्नले टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी, जिसमें आपकी सिग्निफिकेंस लेवल से कम जो है, P वैल्यू जो है आपकी सिग्निफिकेंट लेवल से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो है अप्रोप्रिएट फैक्टरिंग टेक्निक, ज़्यादातर आजकल जो चल रही है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस चल रही है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बोलेंगे जो फैक्टर निकल के आएंगे। उसके बाद डिसीजन के लिए, डिसीजन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया होते हैं, स्क्रीन प्लॉट क्राइटेरिया, ईगन वैल्यू, और हमारा एक और होता है कुमुलेटिव परसेंटेज। ईगन वैल्यू 1 से ज़्यादा है, बढ़िया है, एक्सेप्ट कर लो। स्क्रीन प्लॉट क्राइटेरिया अगर ऊपर की साइड स्टीप है तो आप फैक्टर्स को रिटेन कर लो। कुमुलेटिव परसेंटेज 60 से 70 के बीच में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड। फिर आप 4 फैक्टर रोटेशन करते हो ताकि आपकी इंटरप्रिटेशन ईजी हो जाए, जो भी फैक्टर लोडिंग ज़्यादा है वो एक तरफ आ जाए। सब्सटेंसिव इंटरप्रिटेशन करते हो कि जो भी आपके वेरिएबल्स एक साथ क्लब हो रहे हैं उनके फैक्टर्स को एक नाम दे दिया, जो भी वेरिएबल्स एक साथ क्लब हो रहे हैं उनके फैक्टर्स को एक नाम दे दिया, और फिर आप क्या करते हो, मॉडल फिट को चेक करते हो, ठीक है। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आप मेरी मेल आईडी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इफ़ यू फील लाइक इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए देन यू कैन मेल मी, मैंने अपनी जो आईडी है वो सामने ही डाल दी है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो को बनाने में। और इफ़ यू वांट दैट आई शुड टीच इन इंग्लिश तो वो भी प्लीज़ लिखें। थैंक यू, बाय।